बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? नीचे देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान के बनाया हुआ कोई जिस्म है जो जमीन के गिर्द घूमता है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रा की है, यहाँ पर नेट से डाउनलोड की है, इसको देख लें। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या होता है कि ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है और ये जमीन के गिर्द घूम रहा है। ये सैटेलाइट है और ये जमीन के गिर्द घूम रहा है, सेंटर में जमीन है। सैटेलाइट वैसे जमीन के लिहाज से बहुत छोटे होते हैं, ये पिक्चर एक्यूरेट नहीं है। तो ये जमीन के गिर्द घूमते हैं फॉर एवर, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी फ्यूल घूमते हैं। तो अभी पहले आ जाता हूँ कि सैटेलाइट का जो स्ट्रक्चर है बता देता हूँ। तो देखिए सैटेलाइट में सोलर पैनल्स देखे, ये सोलर पैनल्स है और ये जो है ये दो सोलर पैनल्स है और ये सैटेलाइट की मेन बॉडी है। ये मेन बॉडी, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बैटरीज होती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं। और ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये जो है सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं और उसके जरिए बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरीज को चार्ज करते हैं। तो अभी आ जाते हैं कि कुछ सवालों के जवाब देते हैं कि सैटेलाइट क्या जमीन की ग्रेविटी से बाहर है या ग्रेविटी के अंदर है। तो इस सवाल का जवाब देते हैं। तो इसका सवाल का आंसर ये है कि सैटेलाइट जमीन की ग्रेविटी से बाहर नहीं है। बहुत स्टूडेंट के जहन में ये मिसकंसेप्शन होता है, वो समझते हैं कि सैटेलाइट जमीन की ग्रेविटी से बाहर है, नहीं है, ग्रेविटी के अंदर है। अगर सैटेलाइट जमीन की ग्रेविटी से बाहर होता तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल नहीं करता। और आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको स्ट्रेट लाइन में चलते रहना चाहिए विदाउट एनी फोर्स। अगर फोर्स ना हो तो अगर ये सैटेलाइट इस तरह जा रहा है तो उसको चलते रहना चाहिए। तो ये जमीन के गिर्द घूम किस तरह रहा है? ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो पहली बात ये हम लोगों ने देखी कि सैटेलाइट जो है ग्रेविटी के, जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ये ग्रेविटी से बाहर नहीं है। तो उसके ऊपर याद रख ले सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ प्रोवाइड कर रहा है। अर्थ उसको मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर सैटेलाइट यहाँ पे होगा तो भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा, अगर सैटेलाइट यहाँ पे होगा तो भी अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा, और अगर सैटेलाइट यहाँ पे होगा तो भी इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। तो उसको बाकायदा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ। किस तरीके से? ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से। तो उस वजह से घूमता है। अभी दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आता है कि सैटेलाइट जब जमीन की गिर्द घूमते हैं तो जमीन से टकराते क्यों नहीं? जब ये जमीन के गिर्द घूमते हैं तो जमीन से टकराते क्यों नहीं? जमीन इसको मुसलसल खींच रही है, तो ये जमीन से टकराते क्यों? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक अर्थ की इमेज ली हुई है, देखिए अर्थ है, सही, ये अर्थ है। अभी फर्ज करें आप लोग अर्थ से ऊपर चले जाते हो, फर्ज करें अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इसको आप लोग सीधा ऊपर ले गए, यहाँ पर यहाँ तक लाए, उठा कर लाए यहाँ तक रॉकेट के जरिए, और आप लोगों ने उसको छोड़ दिया। तो जैसे देखिए एक पेंसिल को मैं छोड़ देता हूँ तो पेंसिल क्या होता है? सीधा नीचे जाता है। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? सीधा नीचे आएगा, जमीन से टकरा जाएगा, जमीन से टकरा जाएगा। अभी दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ? उसी ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा लेकिन उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंकूंगा, इस डायरेक्शन। और फर्ज कर इसकी स्पीड में करता हूँ 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या होगा? अब याद रख ले जमीन इसको खींच रही है नीचे की तरफ, लेकिन इसका इनर्शिया है, तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा और आकर यहाँ पर जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ पे आकर जमीन से टकरा जाएगा, पहले के मुकाबले में सीधा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा स्ट्रेट चला गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, दोबारा सैटेलाइट को उठाकर या ऑब्जेक्ट को उठाकर उसकी स्पीड बढ़ाता हूँ।
तो फर्ज कर इस मरतबा मैं इसकी स्पीड करता हूँ 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और मैंने इसको इस तरफ फेंक दिया, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इस मरतबा चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा है, तो अर्थ को खींच रहा है, लेकिन ये जमीन से टकराएगा, लेकिन दूर जाके टकराएगा। तो अभी मैं एक और काम करता हूँ, स्पीड और बढ़ाता हूँ सैटेलाइट की या इस ऑब्जेक्ट की। तो उसको मैंने फिर उठा लिया, इस बुलंदी पे ले आया, और यहाँ पे मैंने इसकी स्पीड और बढ़ा दी। तो फर्स्ट करें, स्पीड मैंने कर दी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी जैसे इसको मैं शूट करूंगा, तो ये इस मर्तबा और ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, और दूर जाकर गिरेगा। अभी देखिए, हम लोगों ने ये देख लिया कि जितना ज्यादा स्पीड से आप फेंकेंगे, ये इतना ही ज्यादा दूर जाकर ज्यादा फासला तय करके जमीन से टकरा जाएगा। लेकिन फर्ज करें, अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ, अगर इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन मैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड कर, 8 किलोमीटर पर सेकेंड कर दूँ, तो क्या होगा। तो अगर आप 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, सैटेलाइट, ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, जमीन को खींच रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे आ जाएगा, उसी जगह पे आ जाएगा। और उसी जगह पे आने के बाद, चूंकि इसकी स्पीड वही 8 होगी, तो फिर 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगाते लगाते वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, इस केस में ये जो है मुसलसल चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जमीन के ग्रेविटेशनल, जमीन के अराउंड चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अभी ये जमीन से टकराता क्यों नहीं है, इसकी वजह भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि इसका कर्वेचर जो है, इसका जो कर्वेचर है, इसका जो पाथ है, या जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, उसका जो कर्वेचर है, उसका जो घुमाव है, वो इस तरह से बन गया है कि उसके रास्ते में जमीन नहीं आ रही, उसके रास्ते में जमीन नहीं आ रही, तो इसलिए जमीन से टकराता नहीं है। हालांकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रहा है, जमीन इसको खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन इसका पाथ इस तरह से बन गया है कि उस पाथ में जमीन नहीं आ रही। देखिए, ये जमीन है और ये पार्टिकल इस तरह घूमता है, तो इसके रास्ते में जमीन नहीं आ रही, तो ये किस तरह टकराएगा इससे। तो अगर हम लोग याद रख ले, अभी यहाँ से हमें पता चला कि जमीन के करीब करीब अगर आप एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहें, तो आप लोगों ने सैटेलाइट को किस स्पीड से लॉन्च करना है, उस सैटेलाइट को किस स्पीड से लॉन्च करना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कम स्पीड के है, और इस स्पीड को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आप स्पीड की बात करें, तो उसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल स्पीड। क्या कहेंगे इसको, क्रिटिकल स्पीड। अगर 8 से कम हो तो क्या होगा, तो देखिए अभी हम लोगों ने देख लिया, फर्ज करें 7.5 है, तो ये चलते 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 इस तरह इसकी रफ्तार कम होते कम होते कम होते आखिर में जमीन से टकरा जाएगा। तो कम से कम स्पीड जिस पे अगर आप सैटेलाइट ऑब्जेक्ट को लॉन्च करें इस अंदाज में, और वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू करते हैं, तो उस स्पीड को क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्पीड। और जमीन के लिए 8 किलोमीटर पर सेकंड है, तकरीबन 8 किलोमीटर, वैसे ही 7.9 है। तो याद रख ले, आइडिया थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं, थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं, मैं जगह को दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पर थ्योरेटिकली फिजिक्स कहता है कि फर्ज कर एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, मैं उसका साइज बड़ा बना रहा हूँ, और वो फर्ज कर एक पत्थर फेंकता है या एक बुलेट से फायर करता है। पत्थर से उतनी स्पीड से फेंक नहीं सकता, फर्ज करे वो बुलेट से फायर करता है, तो मैं बुलेट बना रहा हूँ, बुलेट से उसने फायर किया, सॉरी गन के जरिए फायर किया, बुलेट को फायर किया, और उस बुलेट की स्पीड जो है थी, वो कितनी थी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड।
और फर्ज करें अगर जमीन बिल्कुल हमवार हो, जमीन वैसी हमवार नहीं, इस पे पहाड़ है और जमीन बिल्कुल गोल भी नहीं है, थोड़ी सी वो है ऑब्लाइट है, स्पेरिकल टाइप की है, तो फिजिक्स कहता है कि अगर इसने इसको 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से शूट किया इस बुलेट को, तो बुलेट चलते 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 जमीन के गिर्द वापस आकर इसको हिट करेगा पीछे से, इसको हिट करेगा पीछे से। तो चलो ये बातें तो क्लियर हो गई। अभी आ जाते हैं कि सैटेलाइट को हम लोग कितनी बुलंदी से किस बुलंदी पे लॉन्च करते हैं। याद रखें सैटेलाइट को आप 10 किलोमीटर की बुलंदी पे भी लॉन्च कर सकते हैं, 5 किलोमीटर पर की बुलंदी पे भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उनकी जो हाइट है तकरीबन 400 किलोमीटर है। मतलब ये जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर से नीचे जो है कोई सैटेलाइट नहीं होते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जमीन का एटमोसफेयर है। आप लोगों ने पढ़ा है जमीन के गिर्द गैसेज होते हैं, और उन्हीं गैसेज की वजह से हम कहते हैं कि जमीन का क्या है, एटमोसफेयर है, जमीन का एटमोसफेयर है। तो अगर 400 किलोमीटर से कम पे आप सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी, और जब कम होना शुरू हो जाएगी तो वो उस तरह स्पाइरल करेगा, और रफ्तार कम होते आखिर में जमीन से टकरा जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सैटेलाइट जो है उनकी जो कम से कम हाइट है जमीन के सरफेस से वो 400 किलोमीटर है। अभी आ जाते हैं कि चले सैटेलाइट की बात तो हो गई। पहली बात तो ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं, उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ना मिलता तो सैटेलाइट तो सीधे चला जाता। दूसरी बात है कि जमीन से टकराता क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि इसका पाथ जो है, उसका जो रास्ता है, उसका कर्वेचर इस तरह से बन जाता है कि उसमें जमीन रास्ते में उसके नहीं आती। और एक और बात याद रख ले कि चूंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रहा होता है सैटेलाइट के ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं कि सैटेलाइट फ्री फॉल में होता है। सैटेलाइट किस में होता है, फ्री फॉल में होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर फ्री फॉल में है तो टकराता क्यों नहीं है। तो देखिए उसकी वजह मैंने बता दी कि जमीन उसके रास्ते में नहीं आता, उसका पाथ इस तरह से बन जाता है। तो देखिए फर्ज करें मैंने एक रस्सी ली हुई है और रस्सी के साथ पत्थर बांधा हुआ है। अभी अगर उसको मैं घुमा रहा हूँ दायरे में, तो देखिए वो पत्थर मुझसे टकराएगा नहीं, क्योंकि वो मैं मेरा सर जो है उसके रास्ते में नहीं आ रहा, हालांकि मैं सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसी तरह की सूरत यहाँ पर है। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सैटेलाइट की यूजेस क्या है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है। हम लोग कहते हैं मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जमीन का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो अर्थ मून है। अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। मतलब ये इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है। तो आप लोगों ने देखा पढ़ा है कि मून जो है, अगर फर्ज करिए मून है, तो ये भी जमीन के गिर्द घूमता है दायरे में, लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, नेचुरल है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि मून जो है वो जमीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि सैटेलाइट की यूजेस क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है। तो सैटेलाइट का एक यूज ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, टीवी कम्युनिकेशन है, फोन है, इंटरनेट है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं दोबारा उस इमेज पे आ जाता हूँ, तो देखिए कि ये इमेज मैंने ड्रा कर लिया। तो किस तरह इस्तेमाल होता है, हम लोग जमीन से सिग्नल भेजते हैं, हम लोग जमीन से सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट पे, सैटेलाइट उस सिग्नल को वापस दोबारा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, स्पाइंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब अगर आप लोग जासूसी कर मालिक जासूसी करते हैं एक दूसरे की, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने एक मिसाइल सिस्टम है उसको गाइड करना, तो उसको भी हम सैटेलाइट के जरिए गाइड कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने मादनियात को तलाश करना है, एक्सप्लोरेशन उसकी करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग सैटेलाइट को यूज करते हैं। तो काफी इसके यूजेस है, और भी बहुत सारे यूजेस है। जीपीएस सिस्टम में इसका यूज होता है।
तो अभी आ जाता है कि ये जो पिछले स्लाइड स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये जो 8 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड है कम से कम, ये कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई? तो ये वैल्यू कहाँ से आई, इसका भी आंसर देंगे, लेकिन याद रखिए 8 किलोमीटर पर सेकंड जमीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट है उसके लिए है। अगर सैटेलाइट बहुत ऊपर हो तो फिर उसके लिए स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होगी, कम चाहिए। तो आ जाते हैं दोबारा इस डायग्राम पे। तो देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया था, ये फर्स्ट करें अर्थ है, ये अर्थ है, और फर्ज करें ये सैटेलाइट है। सॉरी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट। ये हो गया अर्थ, और ये हो गया सैटेलाइट का ऑर्बिट। जिस पाथ पे सैटेलाइट घूमता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। सही। अब यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हैं। पहले आ जाता है कि जमीन का रेडियस कितना है। देखिए ये जमीन के सेंटर से लेकर किनारे तक का जो फासला है उसको कहते हैं जमीन का रेडियस। तो जमीन का जो रेडियस है वो है तकरीबन 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, या इसको हम लोग लिखते हैं 6.4 × 10 की ताकत 6 मीटर। ये जमीन का रेडियस है। मतलब अगर अभी मैं यहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर दूं तो 6400 किलोमीटर के बाद मैं जमीन पे से निकल पाऊंगा। और अगर मजीद में 6400 किलोमीटर खोद लूँ तो मैं जमीन के दूसरे साइड पे निकल जाऊँ, मतलब यहाँ पे आ जाऊँ। तो पहली बात हम लोगों ने देखी आर ये, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये आर है जमीन का रेडियस। और फर्ज करें सैटेलाइट कितनी बुलंदी पे है जमीन के सरफेस से, उसको मैं कहता हूँ एच, को मैं कहता हूँ एच। और ये सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट है। अब एच कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज भी डिफाइन कर लेते हैं कि जमीन का मास कितना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास ऑफ अर्थ एम ई, वो है 6 × 10 की ताकत 24 kg, 6 × 10⁻24 kg, ये जमीन का मास है kg में। सैटेलाइट का मास फर्ज करें मैं कहता हूँ m है, सैटेलाइट का मास m है। तो सैटेलाइट का मास वैसे बहुत कम होता है उसके मुकाबले में, जमीन के मुकाबले में उसका मास बहुत कम है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे एक और चीज मालूम करते हैं कि आर क्या चीज है। आर, आर जो है सैटेलाइट का फासला है जमीन के सेंटर से। तो देखिए ये सैटेलाइट है और ये फासला आर है। जमीन के सेंटर से सैटेलाइट तक का जो फासला है उसको हम लोगों ने स्मॉल आर नाम किया है। तो स्मॉल आर किसके बराबर है, आर प्लस एच, आर प्लस एच। यहाँ से देख नजर आ रहा है ये आर और ये एच। तो अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सैटेलाइट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है सैटेलाइट को घुमाने के लिए वो कितनी है। इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ सी, सी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था mv² अपॉन आर। mv² अपॉन आर, एम सैटेलाइट का मास है, आर जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस है, और वी सैटेलाइट की स्पीड है, किस स्पीड से सैटेलाइट घूम रहा है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो उसको लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फर्ज कर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उसी तरह याद रख लिया यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है सैटेलाइट और उसके दरम्यान में, अर्थ के दरम्यान में, वो कितना है। तो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या कहता है कि G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए m1 को मैं ले लेता हूँ मास ऑफ अर्थ, और दूसरा आ जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स दरकार है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों को बराबर कर लेंगे। अगर 1000 न्यूटन सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो 1000 न्यूटन फोर्स जो है ग्रेविटी प्रोवाइड कर, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अभी अगर हम लोग वैल्यूज दर्ज कर ले तो देखिए mv² अपॉन आर इज इक्वल टू G m डिवाइडेड बाय r² डिवाइडेड बाय r²। अभी देखिए अगर हम लोग देख ले यहाँ पे तो ये कैंसिलेशन हो रही है m की, और एक r से कैंसिल हो रहा है। अगर आप दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दे तो एक r कैंसिल होता है। तो इसका मतलब है v² हमारे पास आ गया G m डिवाइडेड बाय r। अभी मुझे चूंकि v चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, तो मैं कहता हूँ इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा G m डिवाइडेड बाय r, G m डिवाइडेड बाय r। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू अगर दर्ज करूँ, सॉरी वैल्यू दर्ज नहीं करूंगा, पहले मैं दोबारा वो लिख लेता हूँ। मैं इसको इस तरह लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा G m डिवाइडेड बाय r प्लस h, क्योंकि पिछली स्लाइड में हम देख लें r किसके बराबर था, r प्लस h के। तो देखिए इस इक्वेशन से आप सैटेलाइट की स्पीड मालूम कर सकते हो कि किस स्पीड से आप लोगों ने सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो इसके लिए आपको जी चाहिए, जी की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ अर्थ चाहिए, आर चाहिए, और एच चाहिए, किस बुलंदी पे आप उसको लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन फर्ज करें मैं कहता हूं कि नियर अर्थ सरफेस, अगर एक सैटेलाइट को हम लोगों ने अर्थ सरफेस के करीब लॉन्च करना, अगर हम लोगों ने एक सैटेलाइट को जमीन के सरफेस के करीब करीब लॉन्च करना हो, बहुत नजदीक नजदीक, फर्ज करें आप लोगों ने 20 किलोमीटर ऊपर लॉन्च करना है या 100 किलोमीटर ऊपर लॉन्च करना है, तो उस केस में याद रख ले कि ये जो आर है बहुत ज्यादा है एच के मुकाबले। फर्ज कर आप 40 किलोमीटर बुलंदी पे लॉन्च कर रहे हैं, तो 40 6400 के मुकाबले में बहुत कम है, या 10 किलोमीटर पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आर जो है कैपिटल आर, वो एच के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे कि एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। तो हम लोग लिख सकते हैं सो एच कैन बी निग्लेक्टेड, कैन बी निग्लेक्टेड। इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर देखिए ये 20 किलोमीटर है और ये है 6400 किलोमीटर, तो देखिए इसके मुकाबले में ये ना होने के बराबर है, तो इसको हम लोग नजरअंदाज कर लेंगे। तो अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी जी जी m डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि देखिए एच निगलेक्ट हो गया, एच निगलेक्ट हो गया।
तो ये याद रखिए, हमारे पास एक सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो कम से कम स्पीड चाहिए, उसका फार्मूला आ गया, उसका फार्मूला आ गया। तो अभी देखिए, इस इक्वेशन में सारी क्वांटिटीज हमें पता है, जी हमें पता है, एम ई पता है, आर पता है। आप पिछले स्लाइड में देख लें, सारी वैल्यूज आपको पता है, जी पता है, एम ई पता है, आर पता है। अगर आप ये सारी वैल्यूज इक्वेशन में दर्ज कर लें तो वी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं दर्ज कर लूँ कैलकुलेटर से, उसको हल कर लूँ, या आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कर लें, तो ये तकरीबन आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की वो आ गई, वैल्यू आ गई तकरीबन 7.9। इसको हम लोग आसानी के लिए 8 भी कह लेते हैं। अब याद रख ले कि एक और बात, कि अगर फर्ज करें सैटेलाइट को हम लोग जमीन के करीब करीब लॉन्च ना करें, फर्ज करें 1000 किलोमीटर पर लॉन्च करें, 10,000 किलोमीटर पर लॉन्च करें, तो उस केस में ये जो होगा, ये जो ये एच होगा, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने यहाँ पे फिर एच की वैल्यू भी दर्ज करनी है। और जब एच की वैल्यू दर्ज करोगे, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, तो आप देख सकते हो कि वी की वैल्यू कम होती जाएगी, वी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बुलंदी पे अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, तो उसके लिए स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड नहीं चाहिए, कम चाहिए। क्या चाहिए? कम चाहिए। तो आ जाते हैं सैटेलाइट को लॉन्च किस तरह करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट करें अर्थ है, तो हम लोग रॉकेट के जरिए सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, इसको रॉकेट के जरिए इसको उठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, जिस बुलंदी तक ले जाना है, जिस बुलंदी पे इसको लॉन्च करना है। और फिर उसके बाद उसको उस तरह घुमाते हैं इस डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये मतलूबा स्पीड देते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसके बाद सैटेलाइट जो है फॉर एवर जो है घूमना शुरू कर देता है, विदाउट एनी फ्यूल। अभी आ जाते हैं, एक और काम करते हैं कि सैटेलाइट अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है जमीन के करीब करीब ऑर्बिट में, तो ये कितना टाइम लेगा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो आ जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड का फार्मूला कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एस अपॉन टी। अगर मैं टी मालूम करना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी, टी इज इक्वल टू एस अपॉन वी। तो कहते हैं कि टी को इधर शिफ्ट कर दिया, वी को नीचे ले आया। अब याद रख ले कि एक पूरे चक्कर में सैटेलाइट कितना फासला तय करता है। तो पूरे चक्कर में जो सैटेलाइट फासला तय करेगा, वो 2 पाई आर के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर। और पूरे चक्कर के लिए टाइम कितना लेगा, उसको मैं कहूंगा टाइम पीरियड टी। ठीक है, इसको जाहिर करता है टाइम। एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो आ जाते हैं इस इक्वेशन को भी लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सारी वैल्यूज दर्ज कर ले, पाई की वैल्यू फिक्स है, आर आपको पता है, वी आपको पता है, तकरीबन 9 है। तो अगर आप ये वैल्यूज दर्ज करेंगे, तो ये मेरे पास टी आ जाएगा 85 मिनट्स, 85 मिनट्स। तो इसका मतलब है जमीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट होगा, वो एक चक्कर 85 मिनट में कंप्लीट करेगा।